राष्ट्रीय दिखाइएगा। अच्छा, राष्ट्रीय के संयुक्त अधिवेशन का मतलब बता दिया था क्यों? और राष्ट्रीय की वीटो शक्तियां बताना है आप लोग को, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। राष्ट्रीय की वीटो शक्तियां बताना, बाकी चीजें तो मैंने बता ही दिया था आप लोग को। तो पढ़ के आए आप लोग राष्ट्रीय क्यों? चलिए तो देखते हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है, तो राष्ट्रीय के अंतर्गत आज विधायिका पढ़े। उस दिन सैटरडे को क्लास नहीं चल पाई, थोड़ा इमरजेंसी था, कहीं जाना पड़ गया। और बाकी सैटरडे तो बंद था ना शायद, क्यों? फ्राइडे बंद था आप लोग का, फ्राइडे बंद था। हाँ, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन बंद हो गया आप लोग का। चलिए कोई बात नहीं, सैटरडे तो क्लास चली होगी ना आप लोग की, क्यों? चलिए टॉपिक समझिएगा डियर, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डियर, भारत का राष्ट्रीय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डियर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसको हिंदी में कहते हैं भारत का राष्ट्रीय। समझिएगा डियर। तो राष्ट्रीय तो सब लोग पढ़े हो ना, क्यों? अच्छा, बहुत दिन बाद दिख रही हो जी, तुम क्यों घर चले गए थे क्या? अच्छा चलो, आपका पहला दिन है क्लास, क्यों? चलिए, तो पहले क्लास जिनका है टाइम बताया कि नहीं आप लोगों को, न्यू बैच के बारे में, क्यों? तो न्यू बैच के बारे में बताया कि नहीं? तो शाम को खाली दिया, तो 3:30 PM पे चल रही है। 3:30 PM पे जो क्लास चल रही है, और 4:30 5:30 बजे तक, है कि नहीं? मतलब 6 बजे तक चल रही है, 6 PM तक न्यू बैच है, उसमें शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है। उसमें लगभग 2 से 3 दिन हुआ, तो उसमें शाम वाले बैच में आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां समझ में आएगा। एक बैच काफी दिन हो गया, पॉलिटिक्स में खत्म होने वाली है, ठीक? तो समझ में आएगा, थोड़ा कम आएगा, लेकिन यहाँ शुरुआत से जुड़े रहेंगे तो आपको एकदम शुरुआत से पढ़ाएगा। तो 3:30 से 4:30 आपकी पॉलिटी है, और 4:30 से 6 है आपकी टेक्निकल है। भगन सर आपको टेक्निकल पढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, और भारत का राष्ट्रीय टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भारत के राष्ट्रीय के अंतर्गत हम लोग ट्रिक देखे थे, पकानी कोका दियोदसम, है कि नहीं? पकानी कोका दियोदसम हम लोग ट्रिक के माध्यम से पूरा 52 से 61 तक तनी कनी के आर्टिकल हम लोग बेहतर तरीके से याद किए थे। इसके बाद राष्ट्रीय की कार्य और शक्तियां हम लोग ने पढ़ा था यार। तो राष्ट्रीय की 2 प्रकार की शक्तियां बताया था, एक शांतिकालीन शक्तियां और अशांतिकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रीय में पहला हम लोग शांतिकालीन शक्तियां पढ़ा था यार। राष्ट्रीय की विधायिक शक्तियां, राष्ट्रीय की विधायिक शक्तियां हम लोग स्टार्ट किए थे। विधायिका का मतलब जाना था कि जो नियम कानून संस्था बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं, है कि नहीं? तो इसमें हमने आपको लगभग कई आर्टिकल बता दिया, जैसे 79 आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 85 बताया था, 86 बताया था, 87 बताया था, आर्टिकल 83 बताया था, आर्टिकल 123 बताया था, आर्टिकल 108 बताया था, आर्टिकल 331 बताया था, आर्टिकल 333 बताया था। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? बोलो भैया। तो आर्टिकल 79 में मैंने आपको बताया डियर कि इसमें संसद का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 79 में संसद को उल्लेख किया गया। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय। मैंने बताया था जब कोई बिल विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पारित हो, राष्ट्रीय सिग्नेचर कर दे, बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, बताया था। इसके बाद आर्टिकल 50 में बताया था भारत का राष्ट्रीय संसद को आहूत करता है, सत्र की बैठक करता है, सत्र की सत्रवासान करता है। आर्टिकल 86 में बताया था भारत का राष्ट्रीय संसद के अभिभाषण देता है, यह अभिभाषण अपनी मर्जी देता है। आर्टिकल 87 में बताया था भारत का राष्ट्रीय संसद के अंतर्गत विशेष अभिभाषण देता है कि नहीं? इसके बाद आर्टिकल 83 में बताया था भारत का राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मदद करता है, 12 व्यक्तियों को मदद करता है। ये 12 व्यक्ति बताया था, 6 क्षेत्र जुड़े रहते हैं, है कि नहीं? आर्टिकल 123 में बताया था राष्ट्रीय के अध्यादेश का उल्लेख किया गया, और राष्ट्रीय का अध्यादेश आर्टिकल 123 में, और राज्यपाल का अध्यादेश किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 213 में, बताया था ना? और आर्टिकल 108 में राष्ट्रीय के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया। संयुक्त अधिवेशन अब तक बताया 3 बार लागू हुआ, 1961, 1978 और 2002 में, है कि नहीं? और आर्टिकल 331 बताया भारत की राष्ट्रीय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मदद करता है, और आर्टिकल 333 बताया भारत का राज्यपाल विधानसभा में कितना करता है? 1 करता है कि नहीं? तो इतना मैंने आर्टिकल बता दिया था, जिनका छूटा हुआ लेक्चर देख लेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर पूरा आर्टिकल 10 आर्टिकल मैंने बताया था। अब आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 111, यहां समझ में आएगा, चीजें समझिएगा। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 में कहा गया राष्ट्रीय की वीटो शक्तियां। आर्टिकल 111 में कहा गया राष्ट्रीय की वीटो शक्तियां, और राष्ट्रीय की आप देखेंगे 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं हमारे अंतर्गत। यानी क्या देखेंगे? पूर्ण वीटो, निलंबकारी वीटो, और पॉकेट वीटो। संविधान के आर्टिकल 111 में कहा गया राष्ट्रीय की वीटो शक्ति की बात की गई है, और राष्ट्रीय के 3 प्रकार की वीटो हैं, पूर्ण वीटो, निलंबकारी और पॉकेट वीटो। इतनी तो बात सबको समझ में आई? बोलो भैया। आप याद करो, मैंने आपको बताया था संविधान का आर्टिकल 79, फ्राइडे के थर्सडे क्लास में मैंने बताया था संविधान का आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया। यानी मैंने आपको बताया यार, संविधान का आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में मैंने बताया था संसद का उल्लेख किया गया। मैंने बताया था संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय। तो संविधान के आर्टिकल 79 में संसद को बताया था, संसद का उल्लेख किया गया, और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय। आर्टिकल 79 में संसद को उल्लेख किया गया, लोकसभा आर्टिकल 81 में, राज्यसभा आर्टिकल 80 में, और राष्ट्रीय किस आर्टिकल में? 52 में। कुछ याद आ रहा है? बोलो भैया। मैंने आपको यह भी बताया था यार कि किसी भी नियम कानून को देश में आता है तो उसको हम बिल कहते हैं, जिसे हिंदी में हम विधेयक कहते हैं, या नियम कानून कहते हैं।
यानी जब देश में कोई भी नियम कानून आता है तो उसको हम बिल कहते हैं, जैसे इंग्लिश में विधेयक कहते हैं, हिंदी में उसको नियम कानून कहते हैं। तो देश में चाहे नियम कानून कहो, चाहे विधेयक कहो, चाहे बिल कहो, दोनों का सेंस एक ही है कि नहीं? बोलो बोलो भैया। तो संविधान के आर्टिकल 79 में संसद को लिख के गया। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय। संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया, लोकसभा आर्टिकल 80 में, 81 में, राज्यसभा आर्टिकल 80 में और राष्ट्रीय आर्टिकल 52 में। मैंने बताया डियर, जब कोई बिल विधेयक लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा में पारित हो जाए और राष्ट्रीय उस पर सिग्नेचर कर देता है तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। एक्ट मतलब कानून बन जाता है। कानून एक्ट का बनने का मतलब वो भारत के राज्य क्षेत्र में लागू हो जाता है। तो कहने का सेंस है कि आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय। जब कोई बिल विधेयक लोकसभा, राज्यसभा पारित हो, राष्ट्रीय सिग्नेचर कर दे तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट, कानून बन जाता है। इसलिए हर कंडीशन में राष्ट्रीय को होना मस्ट है। वैसे राष्ट्रीय की वीटो शक्तियां का मतलब क्या होता है डियर? समझिएगा, इसी को भूमिका बना के हम लोग याद करेंगे। राष्ट्रीय की वीटो शक्ति का मतलब, वीटो का शाब्दिक सेंस होता है रोकना डियर। अगर वीटो का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो रोकना होता है डियर। क्या होता है? रोकना, मना करना। यानी हमारे भारत का राष्ट्रीय 3 प्रकार के वीटो शक्ति को रोक सकता है डियर। पहला पूर्ण वीटो, दूसरा निलंबकारी और तीसरा पॉकेट वीटो। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। तो प्रश्न बनेगा डियर, किस आर्टिकल में राष्ट्रीय की वीटो शक्ति का उल्लेख किया गया? 111। राष्ट्रीय की कितने प्रकार की वीटो शक्ति है? 3। पहला कौन सा? पूर्ण वीटो, दूसरा निलंबकारी और तीसरा पॉकेट वीटो। इतनी तो बात सबको समझ में आई। पूर्ण वीटो क्या डियर? पूर्ण वीटो वह वीटो होता है जब किसी भी बिल विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में आने के पहले ही मना कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई गेट के एंट्री करे आप ही हो, आप लोग में, तो मैं आने से पहले ही मना कर दूं, तब कहा जाता है कि राष्ट्रीय ने किस वीटो का प्रयोग किया है? पूर्ण वीटो का। तो पूर्ण वीटो वह वीटो होता है जब किसी भी बिल विधेयक को राष्ट्रीय आने से पहले ही मना कर देता है, तो राष्ट्रीय कहा जाता है राष्ट्रीय ने किस वीटो का प्रयोग किया है? पूर्ण वीटो का। नहीं बात समझ में आई? जैसे हमने कहा आपको कि संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय। जब किसी बिल विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा पारित हो जाए, राष्ट्रीय सिग्नेचर कर देता है तो बिल एक्ट यानी कानून बन जाता है। ये तो सबको बात समझ में आई। राष्ट्रीय की पूर्ण वीटो क्या है? जब कोई भी बिल विधेयक यानी कि लोकसभा में आने से पहले राष्ट्रीय मना कर दे, राज्यसभा में आने से पहले मना कर दे, तब कहा जाता है राष्ट्रीय ने किस वीटो का प्रयोग किया है? पूर्ण वीटो का। अब तो क्लियर हो गया होगा। बोलो भैया। निलंबकारी वीटो क्या है? निलंबकारी वीटो वह वीटो होता है जब किसी भी बिल विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा में पारित हो जाता है तो उस पर राष्ट्रीय ना सिग्नेचर करता है ना अनुमति देता है और उसको पुनर्विचार के लिए लोकसभा, राज्यसभा के पास भिजवा देता है, तब कहा जाता है कि राष्ट्रीय ने किस वीटो का प्रयोग किया है? तो क्या बताओगे? निलंबकारी वीटो का। एक बात समझिएगा, मैंने आपको यही बता दिया है कि जब कोई बिल विधेयक लोकसभा, राज्यसभा में पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय सिग्नेचर कर देता है तो अनुमति बन जाता है। तो पहला पूर्ण वीटो में राष्ट्रीय उस बिल विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा में आने से पहले ही मना कर देता है, तब कहा जाता है राष्ट्रीय ने किस वीटो का प्रयोग किया है? पूर्ण वीटो का। निलंबकारी वीटो क्या होता है? जब कोई बिल विधेयक लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा में पारित हो जाए, तो किसके पास आएगा? राष्ट्रीय के पास आएगा। तो राष्ट्रीय ना उस पर सिग्नेचर करता है ना अनुमति देता है, उसको पुनर्विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा के पास भिजवा देता है, तब कहा जाता है कि राष्ट्रीय ने किस वीटो का प्रयोग किया है? निलंबकारी वीटो का। क्लियर हुआ? निलंबकारी वीटो। पॉकेट वीटो क्या है? जब कोई बिल विधेयक लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा में पारित हो, राष्ट्रीय के पास भेजा जाएगा, है कि? जब कोई बिल विधेयक जब लोकसभा, राज्यसभा में पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय उस पर ना सिग्नेचर देता है ना अनुमति करता है ना पुनर्विचार के लिए लोकसभा, राज्यसभा के पास भिजवाता है, उसको अपने पॉकेट मतलब अपने पास में रख लेता है, अपने जेब में रख लेता है, तब कहा जाता है कि राष्ट्रीय ने किस वीटो का प्रयोग किया? पॉकेट वीटो का। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा दिया, जब कोई भी बिल विधेयक लोकसभा, राज्यसभा में पारित हो, राष्ट्रीय सिग्नेचर कर देता तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कोई भी बिल विधेयक जब लोकसभा, राज्यसभा में पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय सिग्नेचर कर देता तो अनुमति बन जाता है। तो इस पर राष्ट्रीय ना सिग्नेचर करे ना अनुमति दे, उसको ना पुनर्विचार के लिए लोकसभा, राज्यसभा के पास भिजवाए, तब कहा जाता है कि राष्ट्रीय ने किस वीटो का प्रयोग किया है? पॉकेट वीटो का, है कि नहीं? हमारे भारत के ऐसे राष्ट्रीय थे 1986 में जिनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। यानी 1986 में ऐसे हमारे एक राष्ट्रीय थे जिनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह, भारत के 7वें राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का पदक्रम हम आपको पढ़ाएंगे। जो 1986 में आप देखेंगे डाक संशोधन विधेयक था, उस बिल विधेयक को ना उनमें करीब पुनर्विचार के लोकसभा, राज्यसभा के पास भिजवाते, उसको पॉकेट में रख लिए थे। उसी को कहा जाता है ज्ञानी जैल सिंह का पॉकेट वीटो। पूछा जाता है वो भारत के कौन से राष्ट्रीय थे जिन्होंने डाक संशोधन विधेयक पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? क्या बताओगे? ज्ञानी जैल सिंह। और कब किया था डियर? 1986 में। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। तो प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय का वीटो किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय कितनी प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा? वो कौन से राष्ट्रीय थे जिन्होंने डाक संशोधन विधेयक पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था और कब किया था डियर? 1986 में। यहां तक क्लियर हुआ? तो राष्ट्रीय विधायक शक्ति कंप्लीट हुआ। अब हेडिंग डाला राष्ट्रीय की कार्यपालिका शक्ति। हेडिंग डालेगा राष्ट्रीय की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रीय की विधायक शक्तियां, राष्ट्रीय की कार्यपालिका शक्ति। हेडिंग डालेगा। राष्ट्रीय की कार्यपालिका शक्ति हो गया भैया। चलिए हेडिंग डालेगा आर्टिकल 73, 79, 73।
आर्टिकल 73, हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 73, लिखिएगा इसके तहत इसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का, इसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का, इसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का उल्लेख किया गया है। इसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया है। इसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया है। इसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा लाइन से, हाँ नेक्स्ट लाइन का आर्टिकल 74 डालिएगा, 74 हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 74, लिखिएगा इसके तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 74 में हेडिंग डालिएगा इसके तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगले लाइन से, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा डियर, अगला लाइन से लिखिएगा मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। क्या हुआ सर? चलिए डियर, भगन सर की तबीयत खराब है, ठीक, तो हो सकता है आपकी क्लास ना ले, हमें को लेना पड़े, ठीक, कोई बात नहीं, भाई है कि नहीं? हाँ, उनका टाइफाइड भी हुआ था, प्लेटलेट्स भी डाउन हुआ, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा प्लेटलेट डाउन हो गया है कि नहीं। जब चलने में समस्या होती है तो ऑलरेडी कहने कि भाई चीज़ें प्लेटलेट्स डाउन है, तो हाँ क्या करें? हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं, इतना तो कॉपरेट कर ही सकते हैं आप लोग, है कि नहीं? चलिए ठीक, भगन सर अच्छे भी हैं व्यक्तिगत के और भाई मेहनती भी हैं, जब पढ़ाते हैं तो खूब मन से पढ़ाते हैं भाई, शक्ति नहीं रहेगी तो कहाँ से आदमी पढ़ा पाएगा, है कि नहीं? तो क्या बोल रहे थे, क्यों? प्रधानमंत्री, हाँ लिखिएगा राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। हो गया, मंत्रिपरिषद होगा। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हो गया, तब आर्टिकल 75 रेडिंग डालेगा 75, लिखिएगा आर्टिकल 75 75, लिखिएगा आर्टिकल 75 में लिखिएगा इसके तहत राष्ट्रीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। 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 इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। हो गया डियर? चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा प्रधानमंत्री के परामर्श पर, परामर्श मतलब सलाह,
प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। हेडिंग डालेगा आर्टिकल 76, 76 लिखेगा 76, 76 लिखेगा। आर्टिकल 73, 76, 76, 76 लिखेगा, 76 लिखेगा। इसके तहत भारत का राष्ट्रीय लिखेगा आर्टिकल 76 में, इसके तहत भारत का राष्ट्रीय महान्यवादी की नियुक्ति करता है। महान्यवादी ऐसे लिखेंगे, महान्यवादी। इसके तहत भारत का राष्ट्रीय महान्यवादी की नियुक्ति करता है। इसके तहत भारत का राष्ट्रीय महान्यवादी की नियुक्ति करता है। महान्यवादी की नियुक्ति करता है। हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखेगा, महान्यवादी देश का प्रथम विधि, विधि मतलब कानून लिखेगा। महान्यवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। 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 नेक्स्ट लाइन लिखेगा, वर्तमान समय में भारत के महान्यवादी, वर्तमान समय में भारत के महान्यवादी आर वेंकट रमणी हैं। वर्तमान समय में भारत के महान्यवादी आर वेंकट रमणी हैं। वर्तमान समय में भारत के महान्यवादी आर वेंकट रमणी हैं। आर वेंकट रमणी हैं लिख दे क्या, आर वेंकट रमणी हैं। हेडिंग डालेगा आर्टिकल 77, 77, 77 हेडिंग डालेगा आर्टिकल 77, 77 लिखेगा, इसके तहत संघ के सभी कार्य, इसके तहत संघ के सभी कार्य, इसके तहत संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं, किए जाएंगे। इसके तहत संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इसके तहत संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, किए जाएंगे। अब हिंदी डालेगा आर्टिकल 78, 78, 78 में लिखेगा आर्टिकल 78 लिखेगा, इसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि, इसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह समय समय पर, इसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह समय समय पर प्रशासन से संबंधित जानकारियां, इसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह समय समय पर प्रशासन से संबंधित जानकारियां राष्ट्रपति को दे। इसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह समय समय पर प्रशासन से संबंधित जानकारियां राष्ट्रपति को दे। राष्ट्रपति को दे। हो गया डियर। चलिए अब हेडिंग डालेगा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, उसमें हेडिंग डालेगा आर्टिकल 72, 72, 72। हाँ आर्टिकल 72, 72 हेडिंग डालेगा उसमें आर्टिकल 72। हाँ आर्टिकल 72 यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल 72, हेडिंग डालेगा आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां लिखेगा, लिखेगा इसके तहत राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से, राष्ट्रपति को फांसी की सजा माफ करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, राष्ट्रपति को फांसी की सजा माफ करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को फांसी की सजा माफ करने का अधिकार प्राप्त है। लिखिएगा राष्ट्रपति को फांसी की सजा माफ करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, राष्ट्रपति फांसी की सजा के अलावा, अगला लाइन से लिखिएगा, राष्ट्रपति फांसी की सजा के अलावा किसी अन्य अपराध की सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति फांसी की सजा के अलावा किसी अन्य अपराध की सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति फांसी की सजा के अलावा किसी अन्य अपराध की सजा को माफ कर सकता है। जैसे जैसे आजीवन कारावास को, जैसे आजीवन कारावास को लघु कारावास में, जैसे आजीवन कारावास को लघु कारावास में, तथा कठोर कारावास को सरल कारावास में, तथा कठोर कारावास को सरल कारावास में, तथा कठोर कारावास को सरल कारावास में,
तथा कठोर प्रवास को सरल प्रवास में। हेडिंग डालेगा नोट, नोट में लिखेगा, यह नोटी नोट, नोट में लिखेगा आर्टिकल 161 161 लिखेगा, आर्टिकल 161 लिखेगा, आर्टिकल 161 नोट में लिखेगा। आर्टिकल 161 में राज्यपाल के, आर्टिकल 161 में राज्यपाल के क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल के क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल के क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन लिखेगा, अगला लाइन लिखेगा, राज्यपाल फांसी की सजा के अलावा, राज्यपाल फांसी की सजा के अलावा किसी अन्य अपराध की सजा को माफ कर सकता है। राज्यपाल फांसी की सजा के अलावा किसी अन्य अपराध की सजा को माफ कर सकता है। राज्यपाल फांसी की सजा के अलावा किसी अन्य अपराध की सजा को माफ कर सकता है, माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। चलिए अब अगली हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रीय की सैनिक शक्तियां। अब हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रीय की सैनिक शक्तियां। हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रीय की सैनिक शक्तियां। उसमें हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 53(2). हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 53(2), 53(2) में लिखेगा 53(2), 53(2) में लिखेगा, इसके तहत तीनों सेनाओं का सेनापति, इसके तहत तीनों सेनाओं का सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके तहत तीनों सेनाओं का सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके तहत तीनों सेनाओं का सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके तहत तीनों सेनाओं का सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखेगा, राष्ट्रीय थल सेनाध्यक्ष कामा जल सेनाध्यक्ष, राष्ट्रीय थल सेनाध्यक्ष कामा जल सेनाध्यक्ष कामा वायु सेनाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय थल सेनाध्यक्ष कामा जल सेनाध्यक्ष कामा वायु सेनाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय थल सेनाध्यक्ष कामा वायु सेनाध्यक्ष कामा, राष्ट्रीय थल सेनाध्यक्ष कामा वायु सेनाध्यक्ष कामा जल सेनाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय थल सेनाध्यक्ष कामा जल सेनाध्यक्ष कामा वायु सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। हो गया डियर। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रीय की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंस पावर। अगली हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रीय की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंस पावर, फाइनेंस पावर लिखिएगा। उसमें आर्टिकल 110 धन विधेयक, हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 110 धन विधेयक, आर्टिकल 110 धन विधेयक लिखिएगा। इसके तहत धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। लिखिएगा, इसके तहत धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। इसके तहत धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। इसके तहत धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 117 वित्त विधेयक लिखिएगा। इसमें इसके तहत वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 117 वित्त विधेयक लिखिएगा। इसके तहत वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। इसके तहत वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा, इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अब हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 280 वित्त आयोग, हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 280 वित्त आयोग। चलिए वित्त आयोग, हेडिंग डालिएगा वित्त आयोग आर्टिकल 280 लिखिएगा। इसके तहत वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है।
इसके तहत वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इसमें कुल सदस्यों की संख्या, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। हाँ, 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है, नंद किशोर सिंह। वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। एनके सिंह का पूरा नाम है नंद किशोर। एनके सिंह है वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष। एनके सिंह है, नंद किशोर एनके सिंह है। चलिए अगले लाइन से लिखिएगा, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, लास्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, वित्त आयोग का कार्य, वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य, वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य करों की बंटवारे की सिफारिश करता है। कर मतलब टैक्स। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य करों की बंटवारे की सिफारिश करता है। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य करों की बंटवारे की सिफारिश करता है। हो गया डियर? चलिए गुड। नेक्स्ट लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, राष्ट्रीय के नियुक्ति संबंधित अधिकार। हेडिंग डालिएगा, किसकी किसकी राष्ट्रीय नियुक्ति करता है कि नहीं, मेन में लिखवा दो। हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रीय की नियुक्ति, नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट, राष्ट्रीय के नियुक्ति संबंधित अधिकार। राष्ट्रीय के नियुक्ति संबंधित अधिकार, राष्ट्रीय के नियुक्ति संबंधित अधिकार लिखिएगा। इसमें लिखिएगा, राष्ट्रीय निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। लिखिएगा, राष्ट्रीय निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय निम्नलिखित पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। जैसे जैसे पहले लिखिएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? पता नहीं तुम लोग को? गधे हो क्या जी? नरेंद्र मोदी है। हाँ, हाँ। लिखो प्रधानमंत्री। दूसरा लिखो उपराष्ट्रपति। दूसरा लिखो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कोई बताएगा कौन है? हाँ, पता नहीं उपराष्ट्रपति भी। हाँ, जगदीप धनखड़। लिखो जगदीप धनखड़। लिख दे क्या? जगदीप धनखड़ लिखिएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। चलो तीसरा लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लिखिएगा जगदीप धनखड़। हो गया डियर? चलिए तीसरा लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा लिखिएगा जगदीप धनखड़। हो गया ना? हाँ, तीसरा लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है बोलो? कोई बताएगा? तुम लोग कुछ नहीं आता क्या जी? वर्तमान में कौन क्या है इसको तो याद होना चाहिए। क्यों? कौन है? क्यों? तो डी वाई चंद्रचूड़ है, मतलब इनका नाम था धनंजय वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़, डी ऐसे वाई चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम था धनंजय वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़। चलो अगला लिखिएगा, प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला लिखिएगा, प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोई बताएगा कौन है? चलो लिखो राजेश बिंदल। राजेश बिंदल। राजेश बिंदल। राजेश बिंदल। नेक्स्ट लिखिएगा, भारत का मानववादी। लिखिएगा भारत का मानववादी। बताया था कौन है? बताओ कौन है भारत का मानववादी? अभी लिखवाया गधे, आर वेंकट रमणी। अभी तो इसके पहले लिखवाया था 5 मिनट पहले। भारत का मानववादी आर वेंकट रमणी। देखो भारत का मानववादी आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट लिखिएगा अगला छठवां, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। लिखिएगा अगला, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब भारत के नियंत्रक, तुम लोग लिख नहीं पा रहे हो क्या? नियंत्रक ऐसे लिखा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यहां पे लिखे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। लिखो गिरीश चंद्र मुर्मू। यहां पे लिखे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू।
चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, थल सेनाध्यक्ष। थल सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष कोई बताएगा कौन है? कौन है बोलो। हाँ, कौन है? पता नहीं है, तुम तुक्का मार रहे हो क्या? क्यों कह दो याद नहीं है, क्या सोच रहे हो इतना, मतलब दिखा रहे हो क्या कि हमें याद है? लिखो गधे कहीं, लिखो, लिखो जनरल मनोज पांडे। तुम लोग गधे हो, जब नहीं आ रहे तो बता दो, बाने से समूह बना रहे हो, क्या आ जाएगा? क्यों? लिखो जनरल मनोज पांडे। नहीं आते तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उधर उधर सोच रहा है कि हम अच्छा बन रहे हैं, सबसे अच्छा है। क्यों? लिखो जनरल मनोज पांडे, हो गया। चलो अब लिखो वायुसेनाध्यक्ष। वायुसेनाध्यक्ष लिखिएगा, वायुसेनाध्यक्ष। वायुसेनाध्यक्ष लिखिएगा विवेक राम चौधरी। लिखिएगा वायुसेनाध्यक्ष विवेक राम चौधरी। लिखिएगा जल सेना अध्यक्ष। लिखिएगा जल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नवड़े। नवड़े, हाँ, नवड़े, नवड़े लिख दें क्या? हाँ नवड़े, जनरल, जनरल मनोज मुकुंद नवड़े। लिखिएगा नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल लिख रहे हैं, तुमको कोई भी नहीं पता। लिखो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। लिखो यूपीएससी, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यहां पे लिखें यूपीएससी के अध्यक्ष। लिखो यूपीएससी के अध्यक्ष, लिखो मनोज सोनी। मनोज सोनी, हाँ ऐसे, मनोज सोनी। चलो दो होमवर्क दे दे रहे हैं, 12 और 13 नंबर। लिखो एससी आयोग के अध्यक्ष लिख कर आना, एसटी आयोग के अध्यक्ष, 12 एससी आयोग के अध्यक्ष, 13 एसटी आयोग के अध्यक्ष, इसको लिख कर लाना, तुम लोग को होमवर्क है। हाँ एससी आयोग के अध्यक्ष और एसटी आयोग के अध्यक्ष। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। सब लोग होमवर्क करके आना, अभी ना सर्च करो गधे, घर पे लिखना। अबे मतलब घर पे पढ़ना नहीं चाह रहे हो तुम, क्यों? और जितना नियुक्ति लिखवाए इसको याद करके आना आपको, है कि नहीं? इतना पढ़े रहेंगे तो कहीं एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाएगा आपको, है कि नहीं? चलो अब समझो यार, हम लोग पढ़ समझते हैं जितना लिखे। हम लोग जो पढ़ रहे थे राष्ट्रीय विधायक शक्तियां पढ़ लिए, दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय की कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रीय की कार्यपालिका शक्तियां, दूसरा डी राष्ट्रीय की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रीय की कार्यपालिका शक्ति में आपको जो पढ़ना है 73 पढ़ना है, 74 पढ़ना है, 75 पढ़ना है, 76 पढ़ना है, 77 पढ़ना है और 78 पढ़ना है। यही आपको 5 से 6 अनुच्छेद पढ़ना है कि नहीं? तो राष्ट्रीय विधायी शक्तियां हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय की कार्यपालिका शक्तियां में 73, 74, 75, 76, 77, 78 पढ़ना। आर्टिकल क्षेत्र में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 74 में केंद्रीय मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 75 में कहा गया भारत का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 76 में कहा गया भारत का राष्ट्रीय महान्यवादी की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 77 में कहा गया संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, के नाम से किए जाएंगे। आर्टिकल 78 में कहा गया प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उस समय समय पर प्रशासन संबंधी जानकारियां राष्ट्रपति को देंगे। ये हमारे अंतर्गत कहने क्या देंगे, 6-7 अनुच्छेद में यही बातें दिख रही है। तो आर्टिकल 73 में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया। मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब कोई बिल विधेयक लोकसभा पारित, राष्ट्रपति पारित, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे, बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। बोलो है कि नहीं? इसलिए हर कंडीशन में राष्ट्रपति को होना मस्ट है। तो आर्टिकल 79 में संसद को उल्लेख किया गया। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब कोई बिल विधेयक लोकसभा पारित, राष्ट्रपति पारित, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे, बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो संघ कार्यपालिका मतलब जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करके क्रियान्वित करे, उसको कार्यपालिका कहते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार को लेकर यानी हर कंडीशन में राष्ट्रपति का मस्ट है। अगर राष्ट्रपति उस बिल विधेयक सिग्नेचर नहीं करेगा तो बिल नियम कानून नहीं बन सकता। तो ये पूछा जाता है किस आर्टिकल में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार को लेकर क्या बताओ? 73 में। आर्टिकल 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया। यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद बताया जाता है। हर विभाग के अंतर्गत लोगों को विभाग दिया जाता है, जिससे देश के अंदर कार्यों को अच्छे तरीके से, सार्वजनिक कार्यों को बेहतर तरीके से की जाएगी। तो यही संविधान के आर्टिकल 74 में कहा कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा। तो कोई पूछे किस आर्टिकल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया? 74 में। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 75 में कहा गया भारत के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं।
तो पूछा जाता है किस आर्टिकल में भारत का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, क्या बताओगे? 75 के तहत। तो पूछा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्ति होता है, दोनों इनमें से कोई नहीं, क्या बताओगे? नियुक्त होता है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 75 में कहा गया भारत के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आर्टिकल 76 में कहा गया भारत के राष्ट्रीय महान्यवादी की नियुक्ति करता है। महान्यवादी का मतलब वकील, जो भारत सरकार वकील होता है, चैप्टर आपको पढ़ना है। तो जो भारत सरकार वकील होता है उसी को महान्यवादी कहते हैं डियर। और आप देखेंगे डियर वर्तमान में महान्यवादी हमने बताया आर वेंकट रमणी है डियर, आर वेंकट रमणी है। वर्तमान में जो मान्यवादी हैं वो आर वेंकट रमणी है डियर, और भारत का राष्ट्रीय मान्यवादी की नियुक्ति करता है। तो कहने का सेंस डियर कि जो केंद्र के अंतर्गत जितने भी एफआईआर होते हैं उस केस को डील करने का काम मान्यवादी करता है डियर। तो जो भारत सरकार वकील होता है, चाहे वकील का चाहे मान्यवादी का, दोनों का सेंस की उसी को हम मान्यवादी कहते हैं। और वर्तमान में मान्यवादी कौन है डियर? आर वेंकट रमणी है। तो कोई पूछे डियर किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रीय मान्यवादी की नियुक्ति करता है? 76। और वर्तमान में मान्यवादी कौन है? आर वेंकट रमणी है। आर्टिकल 76 में कहा गया संघ के सभी कार्य राष्ट्रीय के नाम से किए जाएंगे, यानी संघ के सभी कार्य राष्ट्रीय का नाम का मतलब है कि जब कोई बिल विधेयक लोकसभा पारित राष्ट्रसभा पारित राष्ट्रीय सिग्नेचर कर देता है तभी बिल विधेयक माना जाता है। तो इसलिए केंद्र का जो हेड होता है राष्ट्रीय होता है, राज्य का हेड कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसलिए कहा जाता है संघ के जितने भी कार्य किए जाते हैं किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रीय के नाम से किए जाते हैं। तो कोई पूछे किस आर्टिकल में यानी कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रीय के नाम से किए जाएंगे, क्या बताओगे? 77। आर्टिकल 78 में कहा गया प्रधानमंत्री का कर्तव्य यानी ड्यूटीज ऑफ पीएम कि उस समय समय प्रशासन जो देश में गतिविधियां चलती हैं, देश में गतिविधियां चल रही हैं, उसकी जानकारी किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को देंगे। और सोचो भारत का राष्ट्रपति इतना बड़ा होता है कि संविधान का आर्टिकल 78 दिया गया राइट्स अधिकार कि संघ के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, आर्टिकल 77 के तहत। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य, नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य कि समय समय प्रशासन की जानकारी, लोकसभा राज्यसभा की जानकारी, देश में क्या हो रहा है, क्या अच्छा होना चाहिए, वो किसको देंगे यार? राष्ट्रपति को देंगे। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य को समय समय प्रशासन की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे, क्या बताओगे? 78 के तहत। मैंने आपको बता दिया, आप याद करिए, मैंने आपको जब 18 वो क्या बोलते विधायक शक्तियां पढ़ा रहा था 79, 85, 86, 87 उसमें भी बताया था कि मैंने बताया डियर आप याद करिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल में अगर 89 प्लस करोगे तो किसका रिजल्ट आता है? स्टेट गवर्नमेंट का, है कि नहीं? और आर्टिकल 72 से यानी कि 89 में से स्टार्ट होता है, 72, 73, 74 चलता रहता है कि नहीं? जैसे मान लो आर्टिकल 78 है, आर्टिकल 78 में कहा गया प्रधानमंत्री का कर्तव्य कि समय समय जानकारी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अगर जस्ट इसमें 89 प्लस करोगे तो कौन सा आर्टिकल निकल के आएगा? आर्टिकल 167 आएगा, आएगा कि नहीं? तो आर्टिकल 167 में कहा गया कि राज्यपाल का कर्तव्य, केंद्र के लिए प्रधानमंत्री होता है कि नहीं? और राज्य के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। और केंद्र के लिए प्रधानमंत्री होता है, राज्य के लिए क्या होता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य को समय समय प्रशासन जानकारी किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे, है कि नहीं? तो इसमें जस्ट 89 प्लस करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट का आएगा, है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। तो प्रश्न आएगा किस आर्टिकल में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया? किस आर्टिकल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को उल्लेख किया गया? किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? किस आर्टिकल में राष्ट्रीय मान्यवादी की नियुक्ति करता है? वर्तमान में मान्यवादी कौन है? आर वेंकट रमणी है। किस आर्टिकल में संघ के सभी कार्य राष्ट्रीय के नाम से किए जाएंगे? किस आर्टिकल प्रधानमंत्री का कर्तव्य को समय समय प्रशासन जानकारी राष्ट्रीय में, क्या बताओगे? 78 के तहत। यहां से कोई पूछ बता लियोगे? चलो अब समझो राष्ट्रीय की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रीय की न्यायिक शक्तियां, तीसरा जो आर्टिकल है राष्ट्रीय की न्यायिक शक्तियां, तीसरा जो है आपका पढ़ना राष्ट्रीय की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रीय की न्यायिक शक्तियां में बहुत से आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 214 है और आर्टिकल 72 मैंने आपको बस लिखवाया है कि नहीं? आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया। समझिएगा। तो आर्टिकल 124 में कहा गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल 214 में हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वैसे संविधान का आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया, यानी एक बार भारत के राष्ट्रीय यानी कि किसी भी व्यक्ति की फांसी को माफ कर सकता है, आजीवन कारावास को सरल कारावास में कर सकता है, लघु कारावास को लघु कर सकता है, यानी भारत के राष्ट्रीय कर सकता है। एक ही व्यक्ति है जो आपके भारत के राष्ट्रीय, एक ही व्यक्ति है जो आपकी फांसी को माफ कर सकता है और किसी को राइट्स अधिकार नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि अभी जस्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल में 89 प्लस करोगे तो रिजल्ट किसका देता है? स्टेट गवर्नमेंट का देता है कि नहीं? वो आर्टिकल 72 से स्टार्ट होता है, 72 के पहले नहीं होता, 72, 73, 74 चलता रहता है। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रीय क्षमादान शक्ति है, अगर जस्ट 89 प्लस करोगे तो कौन सा आर्टिकल निकल जाएगा? 161। और आर्टिकल 161 में किसकी क्षमादान शक्ति आ जाएगी? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। बोलो। तो राज्यपाल को फांसी की सजा के अलावा छोड़कर किसी भी अपराध को माफ कर सकता है कि नहीं? तो राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति का आर्टिकल का उल्लेख है, लेकिन राज्यपाल को फांसी माफ करने का उल्लेख नहीं किया गया। और बाकी अपराध दोनों में सेम है, बस राष्ट्रीय और राज्यपाल में यही अंतर है कि राष्ट्रपति की फांसी की सजा को माफ कर सकता है, राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया? 72। और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 161 में। चलो कैसे याद करो आर्टिकल 72 को? इसको स्टोरी याद करते हम लोग। 72 से हम लोग लेटेस्ट करेंगे 72, है कि नहीं? इसका 72 क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एक गांव में बहुत सज्जन मानव था और सज्जन व्यक्ति था, और गांव के अंतर्गत आप देखेंगे समाज से जुड़ा हुआ था, और समाज से इतना जुड़ा हुआ था कि किसी के घर पे कहने कि कुछ भी कारोबार पड़ता था, कुछ भी काम पड़ता था, भात्रा उसके साथ खड़ा रहता था। इसका नाम भात्रा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पैर में 36 उंगलियां थी, हाथ में 36 उंगलियां थी, इसका नाम घर वाले इसका भात्रा रखती है। भात्रा एक बार सपना देखता है, जितने गांव में रहने वाले हैं उसके आसपास उसको जान से मारने की धमकी दे देते हैं और उसकी जान कहने कि आप देखेंगे ले लेते हैं, और भात्रा सपने में मर जाता है कि नहीं? जब उठता है तो डर लगता है कि यार तुम्हें जिंदा हूं, ये मैं सपना देखा गलत देखा। बाद में उसको एनालिसिस होता है कि हो सकता है सपना सही हो, ये गलत हमारे साथ ना करे, इसलिए भात्रा प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग एक बनाता है कि जितने भी गांव के लोग हैं
उनकी अब हत्या करेंगे। बात्रा एक तलवार उठाता है और जितने भी 72 लोग रहते हैं उनके गांव में क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब पुलिस आती है, बात्रा को गिरफ्तार कर लेती है और न्यायपालिका इसको फांसी की सजा दे देते हैं। बात्रा से पूछा जाता है कि आप अपनी लास्ट ख्वाहिश बताइए, तो बात्रा कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। तो वहां का जेल का जो मालिक रहता है वो कहता है कि आपको एक ही बचा सकता है जो भारत का राष्ट्रीय है। तो बात्रा जाता है, द्रौपदी मुर्मू खूब गिरता है, लास्ट में कहता है आप हमारा साथ दो। और कनिका द्रौपदी मुर्मू जी साथ देती हैं, साथ दो के तहत, और आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रीय की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया। तो प्रश्न बनता है किस आर्टिकल में राष्ट्रीय की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया, 72, और राष्ट्रीय की राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 161। तो प्रश्न बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया, हाई कोर्ट का गठन, राष्ट्रीय की क्षमादान शक्ति का उल्लेख, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख 161। इतनी बात समझ में आई, बोलो भैया। इसके बाद राष्ट्रीय की न्यायपालिका शक्तियां, सैनिक शक्तियां। राष्ट्रीय की सैनिक शक्तियां में एक अनुच्छेद है जिसका नाम है आर्टिकल 53(2). आर्टिकल 53(2) में कहा गया डियर, तीनों सेनाओं का सेनापति, सेनाओं का सेनापति भारत का राष्ट्रीय होता है। और 53(2) में कहा गया डियर कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आप देखेंगे डियर, हमारा जो डिफेंस है कुछ ऐसे काम करता है डियर। अगर हम अपने डिफेंस की बात करें तो सबसे ऊपर होता है रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री के ऊपर होता है राष्ट्रपति होता है। इसके नीचे होता है सीडीएस, चीफ डिफेंस सर्विस, और इसके नीचे होता है जल सेना, वायु सेना और थल सेना होता है कि नहीं। यानी अगर सबसे ऊपर अगर देखा जाए डिफेंस में, सबसे ऊपर राष्ट्रीय होता है, और राष्ट्रीय कंट्रोल करता है रक्षा मंत्री को, और रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह है कि नहीं। और राजनाथ सिंह के नीचे होते हैं यानी कि सीडीएस, जो सीडीएस का मतलब चीफ डिफेंस सर्विस, यानी जल सेना, थल सेना, वायु सेना और जल सेना के जो हेड होता है वो सीडीएस होता है। अगर मान लो भारत और चाइना से युद्ध हो जाए तो भारत के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री को इन्फॉर्म करेंगे, और रक्षा मंत्री प्लानिंग बता के सीडीएस को इन्फॉर्म करेंगे। और सीडीएस के अंतर्गत जो जल स्थल सेना है, तो जल मतलब पानी में लड़ने की अनुमति दी जाएगी जल सेना को, वायु में ऊपर लड़ने की अनुमति हवा में दी जाएगी, और थल सेना को जमीनी स्तर पे आर्मी वालों को लड़ने की अनुमति जाएगी, है कि तब जाके युद्ध माना जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि तीनों सेनाओं का सेनापति भारत का राष्ट्रीय होता है, और भारत का राष्ट्रीय थल सेना, वायु सेना और जल सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल में राष्ट्रीय के तीनों सेनाओं का सेनापति का उल्लेख, क्या बताओगे, 53(2). और कोई पूछे जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रीय करता है। और हमारे सबसे ऊपर कौन होता है, रक्षा मंत्री, और राष्ट्रीय के नीचे रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री के नीचे सीडीएस, और सीडीएस के नीचे जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष होता है। इतनी बात समझ में आई, बोलो भैया। इसके बाद राष्ट्रीय की सैनिक शक्तियां के बाद बीती शक्तियां, फाइनेंस पावर, बीती शक्तियां। बीती शक्तियां में आप देखेंगे संविधान का आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 117 है और आर्टिकल 280 है। आर्टिकल 110 में आप देखेंगे धन विधेयक का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया, और आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में उल्लेख किया गया धन विधेयक का, आर्टिकल 17 में वित्त विधेयक उल्लेख किया गया, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख। धन विधेयक, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम आप देखेंगे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्या डियर? नहीं नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तबियत से बढ़िया कुछ थोड़ी ना है। चलिए कोई बता दीजिएगा, तबियत खराब कोई पूछ रहा तो। हाँ कुछ क्या हुआ था उसको? अच्छा वो घर जा रहा क्या? अच्छा दवा लेने के लिए चले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक। वैसे क्लास भी नहीं चलेगी, 10 मिनट के बाद क्लास बंद हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक। चलो आप समझो डियर, आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया। इसमें थोड़ा बच बचा के रहिएगा, प्रयागराज के अंतर्गत अक्टूबर जैसे महीना आता है, एक संकट की घड़ी आ जाती है। मतलब मच्छर बहुत लगते हैं, अगर मच्छर से अगर आपको काट लेता है तो प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब जैसे कोरोना का कोई इलाज नहीं था, वैसे प्लेटलेट्स का भी कोई इलाज नहीं है। मतलब अगर आपका प्लेटलेट्स अगर डाउन हो रहा है, तो अगर ब्लड की कमी हो रही है तो ब्लड कितना भी आप इंक्रीज करेंगे, चढ़ाएंगे, तो उस चीज को आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो बहुत से ऐसे थे कि पिछले साल इसी अंतर्गत एक दो लड़के ऐसे थे जो प्लेटलेट्स डेंगू होने के कारण उनकी डेथ हो गई, है कि नहीं। तो जहां रहिएगा सेफ रहिएगा, साफ सफाई रखिएगा, मच्छर उच्छर लगे तो मॉर्टिन कॉयल, मजदानी वगैरह यूज करिएगा, मच्छर ना काट पाए, क्योंकि बाढ़ इस बार नहीं आने की संभावना थी, लेकिन बाढ़ आ गया और पूरी गंदगी हो गई प्रयागराज में, है कि नहीं। थोड़ा बच बचा के रहिएगा। देखिए भगन सर का प्लेटलेट्स डाउन होने के कारण वो क्लास नहीं ले पाए, चल नहीं पा रहे, और ये होगा कि जब चल नहीं पाएंगे तो आपको डॉक्टर बेड रेस्ट कर देगा, और बेड रेस्ट तब तक रहेगा जब तक आपका प्लेटलेट्स मेंटेन ना हो। ये पहले बीमारी नहीं थी, 5 साल 8 साल बाद ये नई बीमारी ऑटोमेटिक चली, और इसमें कोई इलाज भी नहीं है। कीवी फल खाएंगे, यानी कि आप इसको क्या बोलते हैं, नारियल का जूस पिएंगे, लोग कहते हैं बकरी का दूध भी पीने से उससे बढ़ता है कि नहीं। यही सब इलाज है, नहीं कि आप प्लेटलेट्स डाउन आप दवा खा लेंगे आपका मेंटेन हो जाएगा। थोड़ा बच बचा के रहिएगा, जहां मच्छर लगे ये ना बहादुर रहिएगा कि आओ मच्छर मुझे काट ले, क्यों पता चले काट लेगा लुल हो जाओगे हमेशा के लिए, है कि नहीं। थोड़ा बच बचा के रहिएगा, है कि नहीं, गलत करें तो बोलो, है कि नहीं। इसलिए थोड़ा बच बचा के रहिएगा। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया। धन विधेयक को इंग्लिश में मनी बिल कहते हैं, और इसको कहने की हम फाइनेंस बिल कहते हैं। वित्त विधेयक को धन विधेयक क्या डियर? धन विधेयक को धन प्लस व्यय, धन विधेयक कहलाता है, और वित्त विधेयक क्या कहलाता है? धन प्लस व्यय प्लस टैक्स।
वित्त विधेयक कहलाता है। तो धन प्लस व्यय आप देखेंगे दिया धन विधेयक कहलाता है, यानी देश का पैसा कैसे कैसे खर्च होगा वो धन विधेयक के अंतर्गत उल्लेख किया गया। धन विधेयक को चाहे वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो पूछा जाता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक किसकी अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया, क्या बताओगे? राष्ट्रपति के। तो धन प्लस व्यय, धन और प्लस व्यय यानी पैसा देश में कैसे कैसे खर्च होगा, कहां खर्च होगा, और धन विधेयक के बारे में जिक्र किया गया। वित्त विधेयक क्या है? धन प्लस व्यय यानी देश का पैसा कैसे कैसे खर्च होगा, प्लस टैक्स यानी कहां कहां किस पे पैसा खर्च होगा, किस पे कितना टैक्स लगेगा, वो वित्त विधेयक कहता है। और आर्टिकल 280 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया। वित्त आयोग का है क्या? वित्त आयोग कहता है केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा कर दिया जाए, यानी वित्त विधेयक का मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच करों का स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? वित्त आयोग कहते हैं। और वित्त आयोग संविधान के आर्टिकल 280 में उल्लेख किया गया। तो आपसे कोई पूछे धन विधेयक का उल्लेख किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 110। धन प्लस व्यय क्या कहलाता है? धन विधेयक। धन प्लस व्यय प्लस टैक्स क्या कहलाता है? वित्त विधेयक। और किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 117। धन विधेयक वित्त विधेयक किसके अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति के। केंद्र और राज्यों के बीच करों का स्पष्ट बंटवारा करना क्या कहलाता है? वित्त आयोग। और वित्त आयोग किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? 280 में। क्लियर हुआ? बोलो भैया। देखो कैसे याद करोगे धन विधेयक को? इसको इंग्लिश में लिखोगे मनी बिल, है कि नहीं? मनी बिल लिखोगे ना, अगर इसको ऊपर से अगर क्रॉस करोगे, देखो एक और एक की सीरीज बन रही है, देखो एक और एक, और इसको ओ को मिला लेंगे क्या हो जाएगा? 110। और 110 में किसका उल्लेख किया गया? धन विधेयक का। तो प्लस बनेगा धन प्लस व्यय क्या कहलाता है? धन विधेयक। और किस आर्टिकल में धन विधेयक को उल्लेख किया गया? 110 में। धन प्लस व्यय प्लस टैक्स क्या कहलाता है? वित्त विधेयक। और किस आर्टिकल में वित्त विधेयक को उल्लेख किया गया? 117। और कोई पूछे किस आर्टिकल में वित्त आयोग को उल्लेख किया गया? 280। केंद्र और राज्यों के मध्य करों की बंटवारा क्या कहलाता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग में आप देखेंगे एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। तो पूछा जाता है कि वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, है कि नहीं? वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। तो कोई पूछे बता लिया होगे? चलो बताओ, धन विधेयक का उल्लेख किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? वित्त विधेयक का उल्लेख, वित्त आयोग का उल्लेख। धन प्लस व्यय क्या कहलाता है? धन प्लस व्यय प्लस टैक्स क्या कहलाता है? केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा क्या कहलाता है? धन विधेयक और वित्त विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। क्लियर हुआ? चलिए अब लिखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार मैंने आपको लिखवाया है। जितना मैंने आपको आधा घंटा पढ़ाया उसको आधा घंटा मैंने समझा दिया, उसको एक बार घर में पढ़ लेंगे, जैसे हमें याद आपको भी याद हो जाएगा। दूसरी बात क्या, नियुक्ति संबंधी अधिकार उसको याद कर लीजिएगा, 2 होमवर्क दिए SC ST, उसको आप कैप्चर कर लीजिएगा, है कि नहीं? अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पदक्रम, 14 जो राष्ट्रपति इंडिया, ठीक? हेडिंग डालिएगा अगली, राष्ट्रपति के पदक्रम। राष्ट्रपति के पदक्रम, अगली हेडिंग डालिएगा राष्ट्रपति के पदक्रम। पहला हेडिंग डालिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1952 से लेकर 1962। इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से पूरे 14 राष्ट्रपति को याद करेंगे आप, ठीक? उसके लिए परेशान न होइएगा। चलिए डियर, लिखिएगा 1952 से लेकर 1962। बोले डियर, बोलो भैया। नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, लिख लो आराम से। चलो लिखिएगा पहला पॉइंट, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। लिखिएगा पहला पॉइंट, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लिखिएगा एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लिखिएगा ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा ये बिहार के रहने वाले थे। कोई बिहार का तो नहीं है ना इसमें? क्यों? कोई नहीं है। चलिए, ये बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट लिखिएगा ये देश के सबसे मजबूत राष्ट्रपति थे। ये देश के सबसे मजबूत राष्ट्रपति थे, मतलब डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी थी। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट लिखिए 1962 से लेकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से लेकर 1967। लिखिएगा डियर एक गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, एक गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। लिखिएगा एक गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। हो गया? चलिए अगला लिखिएगा इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति, फिलॉसफी प्रेसिडेंट। दार्शनिक में फिलॉसफी होता है, लोग नहीं कहते हैं बहुत बोल रहा फिलॉसफी का क्या होगा। लिखो इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था। इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था। इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट, ये देश के पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने थे। ये देश के पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने थे। ये देश के पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने थे। ये देश के पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने थे।
नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये अमेरिका और रूस के राजदूत थे, राजदूत, राजदूत, ये अमेरिका और रूस के राजदूत थे, ये अमेरिका और रूस के राजदूत थे। नेक्स्ट लिखिएगा, ये भारतीय विदेश नीति की आलोचना किए थे, ये भारतीय विदेश नीति की आलोचना किए थे, ये भारतीय विदेश नीति की आलोचना किए थे। तीसरा लिखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से लेकर 1969। चलिए इसको हेडिंग डालेगा, अभी आ रहे हैं और रूस के राज। चलिए नोट कर लिया आप लोग। चलिए लिखिएगा, ये भारत के प्रथम, लिखिएगा इसमें, ये भारत के प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, लिखिएगा, ये भारत के प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, ये भारत के प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, ये भारत के प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, ये भारत के प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लिखिएगा, देश के प्रथम कार्यकाल के दौरान, लिखिएगा, देश के प्रथम कार्यकाल के दौरान मृत्यु राष्ट्रपति थे, चलिए आवाज आ रही है अब? हाँ लिखिएगा, ये देश के प्रथम कार्यकाल के दौरान मृत्यु राष्ट्रपति थे, हो गया। चलिए लिखिएगा, हाँ हाँ, मृत्यु मरने वाले, मृत्यु राष्ट्रपति थे, मृत्यु मतलब मरने वाले, मृत्यु राष्ट्रपति थे। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। चलिए अगला लिखिएगा, 1969 से लेकर 1974। हाँ अगला राष्ट्रपति लिखिएगा बीबी गिरी, हाँ अगला राष्ट्रपति लिखिएगा बीबी गिरी, 1969 से लेकर 1974, 1969 से लेकर 1974। चलिए डियर बोले। चलिए लिखिएगा, एक गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, लिखिएगा, एक गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, एक गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, एक गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लिखिएगा लाइन से, यह द्वितीय, सेकंड, द्वितीय मतगणना के द्वारा, लिखिएगा सेकंड, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये द्वितीय मतगणना के द्वारा, ये द्वितीय मतगणना के द्वारा, ये द्वितीय मतगणना के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति थे, ये द्वितीय मतगणना के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति थे, ये द्वितीय मतगणना के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति थे। मतलब एक बार चुनाव हुआ, दोबारा फिर चुनाव कराएगा तब इनको हुआ, ठीक। जैसे मान लो दो कैंडिडेट होते हैं, दोनों लोग का वोट क्या होगा, समान हो गया, फिर दोबारा कराएगा तब बीबी गिरी क्या हुआ, इलेक्ट हुए, है कि नहीं, बताएंगे अभी। चलिए लिखिएगा, ये मजदूर यूनियन से जुड़े हुए राष्ट्रपति थे, मजदूरों के बारे में बहुत सोचते थे, लिखिएगा, ये मजदूर यूनियन से जुड़े हुए राष्ट्रपति थे, ये मजदूर यूनियन से जुड़े हुए राष्ट्रपति थे, ये मजदूर यूनियन से जुड़े हुए राष्ट्रपति थे। चलिए अगला पांचवा राष्ट्रपति लिखिएगा, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से लेकर 1977। हाँ डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप सुनिए। आपकी क्लासेस पॉलिटी और कंप्यूटर ही चलेगी, जीएस में पॉलिटी और कंप्यूटर चली, इसके बाद टेक्निकल नहीं चलेगी, क्योंकि भगन सर को जानते हैं, देखेंगे तबियत सही नहीं है, क्यों, स्वस्थ हो जाएंगे तो कल से क्लास आपकी लेंगे, आज बेड रेस्ट ही रहेंगे,
शाम को नया बैच है, और जिनका छूटा हुआ टॉपिक है 3:30 बजे से, जो 4 बजे क्लास चलती थी उसको 3:30 बजे किया गया है कि नहीं। तो 3:30 से 4:30 पॉलिटी पढ़ सकते हैं, 4:30 से 5:30 आप टेक्निकल पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। 1.5 घंटा टेक्निकल, 1 घंटा नॉन टेक, तो 2.5 घंटे क्लास है। जो लोग छूटा हुआ है उसमें आगे शुरुआत से पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। ये ना सोचिएगा छूटा हुआ टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे चीजें याद हो जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको, है कि नहीं। शाम को नया बैच में जुड़ेंगे तो बेहतर तरीके से रहेगा, एकदम शुरुआत है, वहां से 2-3 दिन क्लास हुई, छुट्टी हुई मैनेज हो जाएगी, उसमें आप लगेंगे, समझ में आएगा, है कि नहीं। चलिए, तो आज के लिए बस, कल राष्ट्रीय इसके पदक्रम बता देंगे और राष्ट्रीय के अंतर्गत कल समाप्त करके राजपाल स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट कल मिलते हैं हम लोग।